वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया है, बल्कि इंटरव्यू में जो बातें की हैं उनके हवाले से। सफीना खान, अगर आपकी आवाज़ मुझे आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा। आप एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, आप कमेंट कर रही थी और आपकी आवाज़ कट गई थी। और उसी के साथ वही सवाल है कि एहसन इकबाल साहब क्या वही बात नहीं कर रहे जो जिस पे वो खुद एतराज़ करते हैं कि खान साहब वो बात क्यों करते हैं, पीटीआई ये बात क्यों करती है? देखिए एतजाज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीएमएलएन के कुछ लीडरान की जो है वो ट्यूनिंग की गई है, जिसके बाद वो ट्यूनिंग के बाद जो है वो अब उनका लेटेस्ट वर्जन आया है कि दोबारा वो इदारों से माफी की बात कर रहे हैं। अब वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे वो उनको खुद कोई ट्रबल हो। एक तरफ इमरान खान साहब इदारों को मुलवस करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं सियासी पार्टियों के साथ जो है किसी भी किस्म के मज़ाकरात नहीं करूंगा, और उनको पूरी पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है और वो कहती है कि वाकई पावर ही उनके पास है तो हम उन्हीं से मज़ाकरात करेंगे। तो फिर लिहाजा दूसरी तरफ भी हुकूमत का ये मौकफ वजह है कि अगर आपने उन्हीं से मुज़ाकरत करने हैं तो पहले आप माफी मांगेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कौमी दायरे में लाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब की बात जस्टिफाई करती है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनके लीडरान कह रहे हैं कि जब तक हम अपने मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे, इदारों से पाक अफवाज का नाम लीजिए ना कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने भी सही कहा है कि पाक अफवाज से माफी मांगिए इमरान खान साहब और कौमी दायरे में शामिल हो जाएं। तो ये बिल्कुल उन्होंने टिट फॉर टैट जो है जवाब दिया कि अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहते तो माफी उनसे मांगे, फिर सरेआम मांगे, जिनके खिलाफ फिर इतने आपने इतना एक बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है और पता नहीं क्या क्या किया है। तो ये दोनों इस वक्त अपने आप को बच बचा करके, और हुकूमत इस वक्त ऐसे मोड पर है कि वो नहीं चाहती कि वो हमारे इदारों की कोई भी किसी भी किस्म की हल्की सी भी जो है वह नाराजगी या आईब्रोज उनकी लिफ्ट करवाए। तो मेरे ख्याल से अब जो लेटेस्ट इनकी ट्यूनिंग हुई है उससे काफी कुछ चीजें मुझे सेट होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, नहीं, जस्टिफाइड भी है और ट्यूनिंग भी हुई है, दोनों बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा मरदराज गुंजल साहब, आप क्या समझते हैं? अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने सिर्फ यही बात नहीं की, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो यकीनन कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया अगर इस्तेहकाम लाने के लिए इस तरह के फैसले करती है तो इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। यानी दूसरे लफ्जों में वो नजरिया ज़रूरत के हवाले से भी आइडिया देते हुए दिखाई दिए हैं। तो उनके इस बयान से हमारी ज़ाहिर अदलिया के फैसले जो हैं वो जब सामने आते हैं तो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर भी होती है, बात भी की जाती है। इसका असर आलमी सतह पर क्या पड़ेगा? ये वही बात है जो पिछले दिनों मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि आखिर कौम को भी सोचना चाहिए, वोट देने की बात कर रही थी। समझ इस बात की नहीं आती कि इस कौम को भी समझ नहीं आ रही, इस कौम के जजेस को भी समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको समझ बात आ रही है, और उनको बात ये समझ आ रही है कि हमारे इक़्तिदार को दबाव देने के लिए आप हर चीज को रौन दें। आप बताएं ना कि जजेस ने क्या गलत फैसला दिया है। इस्तेकाम क्या आता है कि आप अपने मुखालिफ को, अपनी मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगाना चाहते हैं, जलसा जुलूस उनको नहीं करने देना चाहते, आप अपनी पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डालना चाहते हैं, मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऊपर आपने जमीन तंग की हुई है, और जजेस जो है वो आंखें बंद करके बैठ जाए और वो कहें कि जनाब इंसानी हुकूक नामी कोई चीज नहीं होती, कोई राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता। तो फिर तो फैसले बड़े ठीक है। फिर तो जजेस को चाहिए कि वो ट्राइब्यूनल्स में भी कोई तब्दीलियां ना करें। जजेस को चाहिए कि वो फॉर्म 45, 47 का अगर कोई तनाजा पैदा हो गया है या पिटीशन आ गई है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, तो उनको भी जरा लटका दें कि जनाब देखना, आदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे वो रात को रोजाना अपने मुल्कों में रिपोर्ट्स भेजती हैं, जैसे हमारे दुनिया भर में सफारत खाने में रिपोर्ट्स भेजते हैं। उसकी प्रैक्टिकल मिसाल कुछ इस तरह से है, कितने अरब डॉलर आ गए हैं पिछले 16, 18 या 20 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, कितनी सरमायाकारी आ गई बताएं आप, कितनी डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है बताएं आप, कितनी सरमायाकारी लेके आए। आप तो हमें बता रहे थे कि जनाब सऊदी अरब से भी आ रहा है, फलां से भी आ रहा है। अब आपके वजीर खजाना कह रहे जनाब ये जो रोल ओवर करने वाले हिसाब थे अब उस तरह नहीं चलेगा। देखिए उसकी वजह यही है, आलमी दुनिया को भी पता है मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। यहाँ पे भी आप सबको पता है, और आप उनको छोड़िए, आपके तो लोकल सरमाकार पैसा नहीं निकालना। आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ जेबों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनमें से पैसे निकालना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपका चेयरमैन एफबीआर जो है वो रिजाइन करके चला गया, या उसने दरखास्त दे दी कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। क्यों? उसको पता है कि लोगों की जेब से आपने इतना पैसा निकलवा लिया टैक्स का नाम लेके, आप फर्दर लोगों के पास कुव्वते खरीद उनकी है ही नहीं, उनके पास सकत ही नहीं है, आप मजीद उनके ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे वही होगा जो आपने आजाद कश्मीर में बिजली के नाम पे लोगों का रिएक्शन देखा, और आप रोजाना खबर सुनते हैं जी आज फलां ने अपने भाई की जान ले ली है, आज फलां ने खुदकुशी कर ली है। ये सब कुछ इस माशरे की हकीकतें हैं और आप इसको रोक नहीं सकते ज्यादा देर। अब आपकी ख्वाहिशात है, आपकी ख्वाहिशात ये है कि हर चीज हमें सपोर्ट की जाए। हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देगी तो फिर हम कोई तरमीमी बिल ले आएंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि हम नहीं मानते। हम अदम इस्तेकाम तो होता है जिस मुल्क के
अंदर अदालतों के फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाए, वो मुआशरे नहीं रहते, वो जमहूरियत नहीं रहती, वो मुल्क नहीं रहते, वो जंगल में तब्दील हो जाते हैं और उससे अदम इस्तेकाम होता है। देखे ना, आपने सरमायाकारी करनी हो किसी मुल्क के अंदर, आप क्या देखेंगे वहां? आप यही देखेंगे ना, मेरा अगर तनाजा हुकूमत के साथ पैदा हो गया, किसी तगड़ी पार्टी के साथ हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं अदालत जाऊंगा। तो जहां आप मैसेज ये देते हो कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप समझते हैं वहां इस्तेकाम आएगा, ये ख्याली पुलाव है, ख्याली बातें हैं। वो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन ओवरऑल जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसी पे दूसरी जानिब ये भी एक बड़ा अहम मामला है। कमर बेगम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का बयान भी सामने आया है। यानी आप हुकूमती वज़रा के और हुकूमती शख्सियात की जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसमें मतलब आपस में भी कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखाई दे रही ना। अच्छा, अब इसहाक डार साहब गुफ्तगू करते हुए कहते हैं $130 अरब का कर्ज है, तो इस पर कोई परेशानी की बात नहीं है, इस पर टेंशन नहीं लेनी, आज ये जो है मामला जल्द हल हो जाएगा। अब आप बताएं कि ये इसहाक डार साहब के इस बयान के बाद वो एक आम आदमी जिसकी जेब से पहले ही उसकी मेरे ख्याल पूरी की पूरी तनख्वाह हुकूमत को जा रही है, या टैक्स की शक्ल में जा रही है या बिल्स की शक्ल में जा रही है, अब वो मजीद परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है एक आम आदमी को। देखिए, पहले तो इसहाक डार साहब सही कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जेब से तो जाना नहीं है। दूसरा, मैं हैरान हूँ कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना हैं या सेक्रेटरी ख़जाना हैं या कोई FBR के वो कारकुन हैं या क्या है कि वो इस तरह से वो कर रहे हैं। खैर, उनके पास एक मैंडेट है, उनकी हुकूमत इस वक्त बैठी है पावर के अंदर, तो वो चले ये कह सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये इतना कर्जा जो वो बता रहे हैं वो आया कैसे पाकिस्तान के ऊपर। उसमें से मोस्टली आप वक्त निकाल कर देख लें कि कितने साल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ही थे। तो मेरे ख्याल में उनके कहने का मकसद है कि भाई आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये हम 130 का 260 करके जाएंगे, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अवाम की तो कोई सुन नहीं रहा। थोड़ी देर पहले एक चीज़ सफ़ीना भी कह रही थी, उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ अकेले कुछ नहीं कर सकती। देखिए, तहरीक इंसाफ ने अभी तक जितनी भी आइन और कानून की जंग लड़ी है, अपनी बका की जंग लड़ी है, जमहूरियत की रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। और वो उन्होंने अभी तक अकेले लड़ी है, अपनी अवाम की सपोर्ट से लड़ी है। उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं की गई, उनको मारा गया, उनको जेलों में डाला गया, उनकी ख़वातीन को उठाया गया। इतना जुल्म और बर्बरियत हमने पूरे मुल्क के अंदर देखी। हक़ रायदही जो है वो अवाम को नहीं दिया गया। मैं सिर्फ तरीके इंसाफ की बात नहीं करूँगा, ये हक़ रायदही लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम के लिए होनी चाहिए थी कि वो जिसको मर्जी जिस तरह से मर्जी चाहे वोट दे। 8 फरवरी को अवाम ने वो फैसला अपना सुना दिया और अवाम ने बता दिया कि वो एतमाद किसी इदारे पर करते हैं, किसी चीफ जस्टिस पर करते हैं, किसी साबिक डिग्गी में बैठकर जाने वाले शख्स पर करते हैं, या फिर वो किसी लंदन से फातेह बनकर तलवार पकड़कर घोड़े पर बैठे हुए आए शख्स पर करते हैं। तो अवाम ने तो अपना फैसला उस बारे में सुना दिया। मौजूदा लीडरशिप की गलतियां मैं भी हर जगह बता रहा होता हूं कि उनकी हैं, उनमें फैसला लेने की ताकत कुव्वत उस तरह से नहीं है जिस तरह से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की है। तो ये चीज़ें तो उनके अंदर मौजूद हैं। बाकी मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये इसी तरह हालात रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। उमर दराज गोंदल साहब ने बड़ा खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया कि मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो SIFC की हम बात नहीं करते, हमें इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें, SIFC की जिम्मेदारी है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आना। क्या अचीवमेंट है अभी तक की, कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? किसी दोस्त ममालिक ने भी पैसे नहीं दिए। और मेरे इल्म के मुताबिक तो अब सऊदी अरेबिया में उधार तेल भी देने से इनकारी है। जिसने कभी भी इनकार नहीं किया था उसने अब ये भी इनकार कर रखा है कि मैं उधार तेल भी नहीं दूंगा। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आपने अपने मुल्क को किस काबिल छोड़ा है कि वो आपके ऊपर कोई एतमाद करे। और बड़ी खूबसूरत बात गोंदल साहब ने कही कि जब अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। उसे पता होगा कि मैंने ताकतवर के साथ डील करनी है और वही मुझे वहां पर प्रोटेक्शन जो है वो फराहम करेगा। और उसके ऊपर सोने पर सुहागा बदकिस्मती से यह भी है कि इस हुकूमत ने अदालत में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने इंसाफ की जड़ें ना काटी हों। जब भी फैसला आता है, और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है वो इदारों के ऊपर चढ़ाई ज़रूर करती है और उनके ऊपर हर्जा सराई इस तरह से करती है कि कानून साजी करके अब जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, आपके इल्म में होगा, बड़ा हैरान कुन है कि कानून बनाया जा रहा है
कि कोई भी बंदा जो डिक्लेरेशन दे देगा उसके पास 3 दिन का वक्त होगा, और अगर वो एक दफा डिक्लेरेशन दे देगा तो वो दोबारा किसी सूरत उसको तब्दील नहीं कर सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब भी। और तीसरी और अहम तरीन बात, इस कानून का इतलाक जो है वो माजी से होगा, यानी कि 2017 से होगा, और अगर ये लग जाता है उस नाफिजुल अमल होता है तो इसका मतलब है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको गैर मुअस्सर करने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। कानून बेशक उड़ जाएगा क्योंकि बदनीयती पर मबनी है, कानून बनाने के पीछे नेक नियति का होना ज़रूरी है, लेकिन आप इंटेंशन चेक करें इस वक्त हुकूमत की कि एक फैसला उसके खिलाफ आया और वो पूरे का पूरा कानून ही बदल डालेंगे कि मतलब ना हम खेलेंगे ना किसी और को खेलने देंगे, जबकि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ करके मखसूस नशिस्तें हथियाने की कोशिश करें। मैंडेट तरीके इंसाफ का है, ये हर किसी को पता है, और उसके ऊपर अगर काबिज भी होंगे तो वो फायदा नहीं है। नहीं, ये इंटेंशन है या बेबसी है हुकूमत की? देखिए इंटेंशन है, बदनीयती है, बाकायदा बदनीयती है ये। जी जी। अच्छा, इसी पे आपके इल्म है, वो फिर वो बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन इसी के ज़िमन में ये सवाल आपके सामने ही रख दूं कि ये तो फिर कल को इनके अपने गले पड़ता है। अगर ये आप कानून की शक्ल आइन में शामिल हो जाता है, तरमीम हो जाती है, तो फिर गले नहीं पड़ेगा। वो 62(1)(f) वाला मामला भी आपके सामने है। वाहिद मुस्तफीक नून उसकी मुखालिफ थी, PTI पीपल्स पार्टी एक ज़माने में उसके मुखालिफ थे, और नून लीग चाह रही थी कि नहीं इसे बरकरार रखा जाए। खुद मियाँ साहब उसी का शिकार हुए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेबसी पे मुझे एक तो आजकल बड़ी हंसी आती है, बल्कि कभी कभार तो रोना आता है। मतलब इस हद तक बेबसी उनकी जो है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, ये हुकूमत का बड़ा फेवरेट बिल था, इसको लेकर आए, और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बंदयाल साहब के दौर में जब इसको सेट असाइड कर दिया बंदयाल साहब ने, तो उन्होंने 6 महीने चैम्बर में बैठे रहे और उन्होंने कोई भी बेंच जो है उसका हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी कि जी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आएगा उसके तहत जब बेंच बनेगा तो फिर मैं शामिल हूँगा। अब देखें, अब वो अपनी मर्जी के केसेस लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बनी गई 3 रुकनी जजेस की कमेटी के अंदर फैसला होता है कि जी ये केस नहीं लग सकता। वहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब अकलियत में आ चुके हैं, अकेले हो गए हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक साइड पर हैं, वो जो भी बात करते हैं उसमें वो जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो अब अकलियत में होने की वजह से देख लें, ये चीज़ भी उनके गले पड़ चुकी है। हुकूमत अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपनी नज़रसानी अपील जो है वो लगवाना चाहती है, क्योंकि 2 रुकनी जो 3 रुकनी कमेटी में 2 रुकनी की अक्सरियत कहती है नहीं लग सकती। काजी साहब कहते हैं माजरत खाऊं छुट्टियां ख़त्म कर दें लेकिन इसको लगाएं, और वहां पर ये कानून उनके गले पड़ गए, आइंदा भी इन्हीं के गले पड़ने हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही, ये सूरत हाल हमें ज़ाहिर तारीख में देखने में मिलती है। सलमान अनीस साहब, ये अभी हम जिक्र कर रहे हैं इसहाक डार साहब का ये बयान, अच्छा ये किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, ना PTI के हवाले से है, ना JUI, ना अपोजिशन के हवाले से, ये आम आदमी के हवाले से है कि जनाब $130 अरब तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मसला जो है कोई नहीं है, खुद ब खुद मामला हल हो जाएंगे। अब जाहिर है ये तो वही बात होगी ना कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो आम आदमी के तो जख्मों पे और नमक छिड़का जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये वो है ना, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन आया है। जो आज आप ये बात करें इसहाक डार साहब की, ये अशराफियां हैं मुर्शिद, इनका कोई ताल्लुक नहीं है गरीब अवाम से, इनका कोई हाथ नहीं है गरीब अवाम की नब्ज के ऊपर। इनको नहीं पता कि लोग बिजली के बिल कैसे पे कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि खुदकुशियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं इन बिजली के बिलों के पीछे से। इन्होंने अपनी सियासत चमकानी है, अपनी गद्दी पक्की करनी है, अपना टाइम टपाना है। वो जिस तरह कहते हैं ना, डंग टपाना है तो उसके बाद आगे तुर जाना है। इससे ज्यादा ना इनके पास कुछ है ऑफर करने के लिए, ना हो सकता है। ये लोग IMF के गुलाम लोग हैं, इनकी पॉलिसीज IMF ड्राइव कर रहा है, इनकी पॉलिसीज फॉरेन एजेंडा ड्रिवन है। तो ये कैसे रिलीफ दे सकते हैं, या ये कैसे किसी गरीब आदमी की या किसी गरीब आवाम की बात कर सकते हैं? मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा, इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमात इस्लामी, सड़कों पे मौजूद है। या जितनी भी एफर्ट वो कर रहे हैं, जितनी भी उनकी पसली है, दैट इज हाउ पॉलिटिक्स हैज टू बी रन। जब तक आप लोगों की बात नहीं करेंगे, इसमें लोगों की फलाह बहबूद की बात नहीं होगी, उस वक्त तक इस सियासत का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह आप बात कर रहे थे बाय पार्टिजान होकर सोचें, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही हैं। जो मेरे दोस्तों घबराना नहीं है से लेके ये जो अब कहानी चल रही है कि 130 अरब रुपए के
कर्जे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये एक ही फ्रेटर्निटी के, एक ही कबीले के लोग हैं जो एक ही बातें करते हैं। 5 साल पहले भी बात यही हो रही थी, 5 साल बाद भी बात ही हो रही है। आपने, हमने पॉलिसी किसी के पास नहीं है, वो पॉलिसी कौन सी मुआशी पॉलिसी माजरत के साथ जी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों का एजेंडा ड्राइव करेगी, जो आपकी और मेरी बात करेगी? वो आपको अभी तक पिक्चर में कहीं नजर नहीं आएगी। ये जो बेचारे जमात इस्लामी वाले भी बैठे हुए हैं, इनके साथ भी कोई ले दे का मामला चलेगा और उसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रिलीफ गरीब आवाम को कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है आपकी गलतफहमी है, मेरी गलतफहमी है, ये हकाइक से दूर के मामला हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है यही वो मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर एक आम के अंदर जो है लावा मजीद पक रहा है, और अब उसके नताइज क्या होंगे, इसके हवाले से भी ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए। यकीनन आप अपनी मर्जी की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीगर कुछ मुश्किलात भी हैं, उसका भी जिक्र करेंगे और अपने दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।